आज का जो ये हमारा एपिसोड है उसमें हम आपको मिलाने वाले हैं नौगांवा सादात विधानसभा 40 से एमएलए जनाब समरपाल सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ डिस्कशन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम आपके पास आए हैं अपने कुछ सवाल लेकर और कुछ पब्लिक के सवाल हैं जो हम आपसे जानेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है उसकी शुरुआत कैसे की, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने अपना राजनीतिक जीवन तो कॉलेज लाइफ से शुरू कर दिया था। कॉलेज में हम लोग पढ़ते हुए चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी थे और इंटर तक शिक्षा करने के बाद मैं मुरादाबाद पहुंचा बीए में हिंदू कॉलेज में। तो हिंदू कॉलेज में जब मैं पहुंचा तो जो हमारे साथी सीनियर थे उनके चुनाव लड़ाए कॉलेज में छात्र संघ के। फिर धीरे धीरे फिर ऐसा समय आया कि मुझको भी वहाँ चुनाव लड़ना पड़ा और मैं वहाँ सन 80 में हिंदू कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष बना। और बड़ा कॉलेज था वो, करीब 14,000 लड़के उस टाइम लड़के लड़कियाँ पढ़ते थे। तो वहीं से शुरुआत हो गई थी। अच्छा। नौगांवा सादात से आपका ताल्लुक़ कितना पुराना रहा है? बस लगभग तभी से है। 80 में सारे लोग, यहाँ तो कोई शिक्षा थी नहीं अमरोहा में, सारे लड़के लड़कियाँ वहीं जाते थे पढ़ने। नौगांव के भी जो सामर्थ्य लोग थे, जो पढ़ने लायक बच्चे थे, जो पढ़ा सकते थे बाहर, तो वो सब लोग वहाँ ही जाते थे बच्चे पढ़ने। तो उनसे सबसे रब्ता कायम हुआ, तब से ही सब लोगों से संबंध बन गया था। अच्छा, आपके व्यक्तित्व में कौन कौन सी क्वालिटीज़ या गुण हैं जो आपको एक अच्छा नेता बनाते हैं? ये तो अवगुण ही गुण है। अवगुणों का बना हुआ शरीर होता सभी का। जी। अपने गुण अपने आप बताना वो ठीक बात नहीं होती। ये तो जनता को जजमेंट देना चाहिए कि किसके साथ अच्छे गुण हैं, किसके अवगुण हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे के साथ सही से व्यवहार किया जाए और सच्चे मन से सेवा की जाए लोगों की। जी, आप भी एक पॉलिटिशियन हैं, तो किसी पॉलिटिशियन को फॉलो करते हैं जिनसे प्रेरणा मिली हो, जिनसे कुछ सीखने को मिलता हो? चौधरी चरण सिंह जी से। उन जैसा नेता देश में दूसरा नहीं हो सकता। ऐसे थे वो नेता। एक बार मैं और चौधरी महेंद्र सिंह थे खाद वाले, बहुत सीनियर थे वो, 2-3 बार एमएलए रहे थे। उनके साथ मैं गया था, छोटा सा था। तो जब हम जाके बैठे हो तो छोटी सी एक टेबल रखते थे, वो दरी पे बैठते थे, नीचे कालीन पे चादर बिछा के। उन्होंने कहा कि फला फला लोग आए हैं। मैं था, एक बलदाने के चौधरी हरपाल सिंह थे और चौधरी महेंद्र सिंह जी थे खाद गुजर वाले। जब वहाँ पहुँचे तो उनका बुलवाओ अंदर। हम बुलवाए तो डरते डरते उनकी चादर से थोड़ा हटकर थोड़ा चादर के किनारे पे बैठ गए। तो चौधरी साहब ने कहा, अरे भड़क भगो, मेरी चादर गंदी करोगे? तो हम भागकर दीवार के किनारे बैठ गए डर के मारे, तीनों लोग। जब महेंद्र सिंह उठे भाग गए तो हम भी भाग गए, हम तो बच्चे थे। तो बड़ी जोर से हंसे चौधरी साहब, बोले अरे भाई मेरे पास में बैठो, मैं कोई तुम्हें डरा रहे हो थोड़ी रहा हूँ, धमका रहा हूँ या तुम्हें को काट लूँगा मैं? उन्होंने कहा ये शब्द कहे, मेरे नज़दीक होकर बैठो। तब बैठे, जान में जाना ही बैठे, उनसे बात हुई। तो पहला शब्द उन्होंने कहा था, बरसात का टाइम था लगभग जी, कि फसल कैसी है। आज देश में किसी नेता के पास पहुँच जाओ, कोई ये नहीं पूछता कि किसान तुम्हारी फसल कैसी है। तो मैं तो उनसे ही ज़्यादा प्रभावित हुआ राजनीति में। ओके, लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, उसको लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? पूरी तैयारी हमारी तो सालों से चल रही तैयारी। और बूथ लेवल पे हमने सारे 10-10, 12-12 लड़के सेक्टर बना के, बूथ बना के सब तैयार कर रखा। पूरी हमारा कंप्यूटर में सब फीड है और हर महीने में 2 महीने में सबकी मीटिंग ली जाती है। चुनाव की बहुत बढ़िया तैयारी हमने कर रखी। आप एक विधायक हैं तो लोगों की कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं, कोई अपना काम कराने के लिए, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो आपका लोगों से बातचीत करने का तरीका और उनकी समस्याओं को समझने का क्या तरीका है? मैं जब लोगों के पास जाता था नेताओं के, उनके बच्चे बड़ा इतरा के बोलते थे, तो ये मुझे भी पसंद नहीं आता था। मैंने अपने बेटे से भी ये कहा कि किसी के साथ ये शो करना मत करना कि मैं एमएलए का बेटा हूँ। हम तो ये चाहते ही नहीं कि किसी को ये शो हो कि मैं एमएलए हूँ या मेरा बेटा एमएलए का बेटा है।
हम तो जनरली आदमी की तरह व्यवहार करते हैं और बनावट दिखाते नहीं, बनावट मुझे पसंद नहीं, तो बनावट का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और जो मुझे कोई काम बताता है मैं उसको वापस उसका समाधान करा के फ़ोन करता हूँ। और इत्फाक अगर फ़ोन ना उठा सकता हो किसी का, खाना खा रहे हो या घर से बाहर हो, फ़ोन अंदर रखा हो, तो 10 मिनट के अंदर अंदर उसके पास फ़ोन वापस जाएगा। वो जो बात आपने बोली वो एक तरीके से देखने को मिलती भी है कि जो आपने अभी बताया कि मैंने जो बोला है कि किसी के अंदर जो ईगो आ जाता है ना, वो बात मैंने देखी है कि बिल्कुल हम्बल नेचर के हैं, तो ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ। अच्छा, आपके मनोरंजन करने का क्या तरीका है? जैसे लोग अपना अपना मनोरंजन, कोई मूवी देखता है, कोई जिसकी जो मूवी हॉबीज़ का तो होती है, बट आप अपने मनोरंजन किस तरीके से करते हैं? क्योंकि आप विधायक हैं और कई कामों में आप बिजी रहते होंगे, तो अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ तो आप करते होंगे। मैं मनोरंजन, मेरा एक पोता है, पोती, अभी तो लड़की का बच्चा भी मेरे साथ ही आया हुआ रह रहा, उन दोनों के साथ मनोरंजन होता हूँ, बच्चों के तीनों के साथ, और तीनों मेरे साथ होते हैं तो ऐसा समझो जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। बहुत मनोरंजन करते हैं, उनकी किस्से कहानियाँ मैं सुनाता हूँ, वो कुछ मुझे सुनाते हैं, तो उनके साथ मनोरंजन चलता है। कभी टाइम मिलता है तो क्रिकेट देख लिया आधा पौना घंटा की, बस क्रिकेट का थोड़ा मुझे रहता है। और मैं खिलाड़ियों को बहुत पसंद करता हूँ बहुत। मैं कॉलेज की लाइफ में थोड़ा मैं भी था स्पोर्ट्स में, लेकिन आगे जब बढ़ नहीं पाए स्पोर्ट्स में, तो मैं स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करता हूँ। और बुक पढ़ता हूँ, चौधरी चरण सिंह जी की लिखी हुई, महात्मा गांधी की जीवनी मैंने काफ़ी पढ़ी, अंबेडकर साहब का इतिहास पढ़ा, तो इस तरीके से बुक मेरे पास हैं, मैं उनको भी पढ़ता हूँ। गीता को भी पढ़ता हूँ मैं, हमारी गीता, भगवत गीता जो है उनको पढ़ता हूँ, उससे बहुत ज्ञान मिलता है। जैसे आपने कहा कि आप स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, और आपने जो है वो सवाल भी उठाया था कि नौगांवा सादात में विधानसभा में जो है वो एक स्टेडियम बनने की ज़रूरत है, तो उसको लेकर अभी क्या प्लान है और क्या अभी तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर? असल में मैंने तो विधानसभा में भी 2 बार उठा दी ये बात कि नौगांव की रिंग रोड बनना चाहिए और वहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। लड़कियों का एक डिग्री कॉलेज, एक कॉमन डिग्री कॉलेज हो, लड़कियों का अलग हो, क्योंकि मुस्लिम बस्ती है थोड़ा सा बच्चों के लिए। मैंने बहुत कई बार बड़े पुरजोर तरीके से मैंने ये मांग उठाई, तो यूनिवर्सिटी तो माशाल्लाह बन गई वहाँ, भगवान की दुआ से यूनिवर्सिटी तो वहाँ बन गई मुरादाबाद में। पहले हमारी यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, बरेली थी। जी जी जी। तो हमने तो बरेली के लिए भी बहुत संघर्ष किया था जब आगरा थी यूनिवर्सिटी। अब वो मंडल के हिसाब से हमारे मुरादाबाद बन गई। प्रयास रखूँगा कि जल्दी वहाँ शिक्षा के उसमें कॉलेज, डिग्री कॉलेज खुलवाए जाएँ। प्राइवेट तो बहुत है कॉलेज, प्राइवेट तो कॉलेज हैं और फिर उसके लिए दूर जाना पड़ता है। हाँ, वो पैसे भी ज़्यादा हो गए प्राइवेट हाँ, के। वो जाहिर सी बात प्राइवेट तो अपने मन माफी फीस लेते हैं, उन पर कोई बैन वैन भी नहीं लगाते थे सरकार। हमने तो ये भी मांग रखी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बैन लगा सीमित वो करना चाहिए आपको कि इतनी फीस हो हर एक डिपार्टमेंट की, वो तो मनमानी लेते हैं। लेकिन मैं लगा हूँ इसमें को कुछ तो समाधान हो। सरकार हमारी नहीं है, ये भी बहुत वो है। सरकार रहते हैं काफ़ी काम कराए जा सकते हैं, ये मेरी लोगों को भी पता है, जनता में, क्योंकि हम विरोध में हैं, सरकार के विरोध में हैं, तो उनको भी पता कि भाई ज़्यादा काम इनसे नहीं लिया जा सकता, जितना लिया जा सकता उतना मैं उनका करता हूँ। आजकल जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको लेकर अगर कोई बंदा पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसको आप क्या सलाह देंगे? उसको मैं कहता हूँ कि देख ले भाई, काम एक ही होगा पॉलिटिक्स करोगे तो। डॉक्टर को कहता हूँ डॉक्टरी छूट जाएगी, लड़कों को कहता हूँ कि नौकरी नहीं मिलेगी। इसमें पूरा काम 24 घंटे की राजनीति होती है। हमारा कोई टाइम नहीं सोने का, जागने का, खाने का। मैं अधिकारियों से कई बार कहता हूँ कि भाई आप लोग तो एसपी डीएम, उनको दोनों कहता हूँ मैं, आप लोग अगर लेट जाओगे अपने घर में कुंडी लगा लोगे, भाई सोना है तो सोना है आपको। अर्दली से कह दोगे 10 बजे के बाद हमें कोई ना जगाए। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमें रात के 2 बजे भी जगाएगा आदमी, बिल्कुल हमको उसी हाल में उठना पड़ता है। तो हम तो 24 घंटे, मैंने जो भी करेगा राजनीति 24 घंटे सेवा में रहेगा। मैं उनको लोगों को बताता हूँ, तो कुछ आते भी हैं, कुछ नहीं भी आते राजनीति में। मैंने कहा ये तो खुली किताब है भैया, मौज लेने के ज़माने गए, अब मौज नहीं है, इसमें तो सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करनी पड़ती है। नौगांवा सादात में जो पब्लिक है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना मैं चाहते सब हैं? लोगों को ये कहता हूँ भाईचारे से रहो,
मैं तो ये कहता हूँ थाने में कोई रिपोर्ट ही ना लिखी जाए। इस तरीके से रहो, क्यों नहीं रह सकते भाई? रिपोर्ट लिखाने के बाद तुम जेल जाओगे, मैं तुम्हारे खिलाफ लिखा दूँ, तुम मेरे खिलाफ लिखा दो, उससे तो ये है कि फैसला करो, ये झगड़े बंद हो, भाईचारे से रहो, अपने बच्चों को पढ़ाने पे पैसा लगाओ, ध्यान ये लगाओ कि हमारे बच्चे किसी लायक हो जाएं, कि हमारे दरवाजे पुलिस ना आए, हमारे दरवाजे SDM CO को ना आना पड़े। बच्चों को पढ़ाओ, अपना ध्यान लगाओ, झगड़े ख़त्म करो। मेरा तो यही सब जगह रहता, और नशे से दूर रहो। सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ। कब आपको लगा कि आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? क्योंकि पॉलिटिशियन तो बहुत हैं, बट ऐसा मोमेंट जो माइंड में एक स्पार्क आता है कि हाँ अब मुझे पॉलिटिशियन बनना है, वो कब आया था? भाई देखो, मैं नेता का बेटा नहीं था, मैं तो लोगों के पोस्टर चिपकाता था। चौधरी चंद्रपाल सिंह जी के पोस्टर बहुत लगाए, हाजी हयात जी के बहुत लगाए, तो मैं तो लोगों के पोस्टर लगाता था। मुझे पता भी नहीं था कुछ होगा, भगवान ने ये दे दिया। मैं तो भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा कोई वो नहीं था कि बाप दादे की खैरात में मुझे मिली हो। मैं तो नीचे से कुआं खोद कर पानी पिया अपने आप। मैंने लोगों के पोस्टर चिपकाए, उनके नारेबाजी करी, कभी गाड़ी में पीछे जगह मिल गई, कभी ट्रैक्टर से होता था चुनाव, कभी नहीं तो पैदल ही भागते थे लोगों के साथ। तो इस तरीके से मैंने पॉलिटिक्स शुरू करी। मुझे लग नहीं है अपने आप ही हो गया है सब। मेरा कोई एम नहीं था कि मुझे ये करना है, लेकिन कई बार मुझे नौकरी के मौके मिले तो नौकरी मैंने नहीं की। एक बार बैंक में एक मैनेजर मुझे बैंक में नौकरी दे रहे थे, उनकी कोई मदद कर दी थी मैंने कभी नौकरी नहीं करूँगा। तो ये धीरे धीरे अपने आप ही पता नहीं कैसे हो गया, बस भगवान की दुआ से। हाँ, देश में किसानों को लेके जो मुद्दा चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार रखते हैं आप उस पर? देखिए, पहले भी ऐसा हुआ, इतनी लंबी इन्होंने हड़ताल कराई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और बाद में आके इन्होंने घुटने टेक दिए किसानों के साथ। ये पता नहीं क्यों अपने आप ही चाहते हैं कि किसान उबलें, आंदोलन करें और फिर हम इनको फेवर दें। मैं चाहता हूँ सरकार से, क्यों आंदोलन करवाते हो उनसे? पिछले साल भी हज़ारों आदमी मर गया, पिछली बार जो हुआ था आंदोलन। अब के भी 2-3 लड़के ख़त्म हो गए। वो माँ बहनें उन पर बीतती है, जिनके परिवार के लोग जाते हैं स्वर्ग से धार जाते हैं, उन पर क्या बीतती है। हम तो अपने आप को सोच के बैठते हैं कि जो ऐसा हमारे साथ हो जाए तो क्या बीतेगी बच्चों पर। सरकार को ये चाहना चाहिए कि जो लागत मूल्य है, सरकारी फार्म है सरकार पे, सरकारी फार्म में जो लागत आ रही है, अभी भी कालाखेड़े में है, अमरोहा में, सभी जगह है, सभी जिलों में सरकारी फार्म पे 1 कुंटल की जो गेहूं की लागत आ रही है, उसको प्लस करके आधा हमें वो बढ़ा के दे दे। गन्ने की जो लागत आ रही है 1 कुंटल पे सरकारी फार्म पे, उसको जोड़ के फिर आधा प्लस करके हमको दे दे। हम तो ये चाहते हैं। तो इस तरीके से सरकार को करना चाहिए, लेकिन करते नहीं सरकार। किसान इतना क्या बता दे किसान के बारे में। माँ भोला मासूम, सारी चीज़ उसकी सड़क पर पड़ी रहती है, खेतों में पड़ी रहती है, उसके घर पर कुछ नहीं होता। आने वाली 2 फसलों को खाए बैठा होता किसान। तो किसान के साथ तो सरकार अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। किसान को फ्री बिजली और उसके मूल्य जो लागत मूल्य है उसको बढ़ा कर दे, तभी तो रोटी मिलेगी बच्चों को। आने वाली फसलों को खाए बैठा हो तो देखता नहीं है, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की मजदूरी की भी नहीं देखता। तो किसानों की तो हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक बार मैं ये चाहता हूँ किसान का 0 कर दिया जाए, सारा जो लोन है सारे देश के किसानों का 0 कर दिया जाए, और बाकी फिर उनको मिनिमम 2% पे 3% पे लोन दिया जाए अगर ज़रूरत हो तो। एक बार सबको 0 कर दिया जाए। जब सरकार 6-7 लाख करोड़ सरमाएदारों का पैसा माफ़ कर सकती है, तो किसानों को क्या नहीं कर सकती? जानबूझकर नहीं करना चाहते ये किसानों को। अगर किसान डेवलप होगा तो इनको पता चलेगा कि गद्दी नहीं गिर जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकालकर हमारे साथ डिस्कशन किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं, और फिर किसी नई वीडियो में दोबारा से हाजिर होंगे। अगर कोई जनता का सवाल पूछती है तो आपकी खिदमत में दोबारा से लेकर आएंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और इतना अपने भी समय अपना खर्च किया। मैं आप लोगों का भी स्वागत करता हूँ, और इसके बाद मैं आपको गांव में आप ले चलेंगे। जी तो आपको गांव का खाना खिलवाएंगे, गांव में बैठा के। ओके, तो ये डन रहा। नेक्स्ट वीडियो में वहीं पर जो है बनाएंगे। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया। थैंक यू।